स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। कोरोना वायरस से जुड़ी तमाम अहम खबरें लेकर हाजिर हैं हम। आज आपको बताएंगे कि 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद पूरे देश की कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए क्या कुछ रणनीति होगी। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई ये बैठक 3 घंटे तक चली। इस बैठक में क्या खास बातें रही ये आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड पर पड़ रहे बिकवाली के दबाव को बचाने के लिए आरबीआई ने 50,000 करोड़ के खास नकद सुविधा का ऐलान कर दिया है। साथ ही हम जानेंगे कि भारत और दुनिया में कोविड-19 की स्थिति क्या है, इलाज और जांच के लिए क्या बेहतर उपाय किए जा रहे हैं। सकारात्मक खबर ये कि भारत में पीपीई किट का जो घरेलू उत्पादन है वो रोजाना 1 लाख किट्स तक पहुंच गया है। साथ ही हम जानेंगे कि गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने के लिए क्या कुछ अहम कदम उठाए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग में देश को लॉकडाउन से काफी फायदा मिला है, लेकिन 3 मई के बाद कोरोना वायरस के खिलाफ देश की क्या रणनीति होगी, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक की। ये बैठक 3 घंटे तक चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सोमवार को चौथी बार बैठक की। कोरोना के खिलाफ जंग में क्या क्या रणनीति अपनाई जा सकती है, बैठक में इसे लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग को जारी रखने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को महत्व दिया जाना भी बेहद जरूरी है। उन्होंने तकनीक के अधिक से अधिक इस्तेमाल और समय के साथ साथ सुरक्षात्मक उपायों को अपनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि आरोग्य सेतु ऐप अधिक से अधिक लोग डाउनलोड करें ताकि कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई को और मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि हमें इस स्थिति का बहादुरी से सामना करते हुए रोजमर्रा के जीवन में व्यापक बदलाव लाना होगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत भी की। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री से कहा कि वह सजग रहें, सचेत रहें। रेड जोन और ऑरेंज जोन में पड़ने वाले सभी जिलों में सख्ती रखते हुए चेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस इसको ब्रेक किया जाए। ग्रीन जोन में जिला एडमिनिस्ट्रेशन सर्विलेंस पर फोकस रखते हुए अलर्ट रहे ताकि उस जिले में यह संकट प्रवेश न करे। लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश को इसका फायदा मिला है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 1-1.5 महीने में लॉकडाउन की वजह से देश में हजारों लोगों की जान बचाने में कामयाबी मिली है, जबकि भारत की जनसंख्या कई देशों की संयुक्त जनसंख्या के बराबर है। उन्होंने कहा कि मार्च की शुरुआत में भारत की स्थिति कई देशों के समान थी, हालांकि समय पर किए गए उपायों के चलते भारत कई लोगों की जान बचाने में सक्षम रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वायरस का खतरा अधिक है, इसलिए निरंतर सतर्कता सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले महीनों में भी कोरोना वायरस का प्रभाव दिखाई देगा। प्रधानमंत्री ने 2 गज दूरी के मंत्र पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मास्क और फेस कवर हमारे जीवन का हिस्सा रहेंगे। में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि इस समय में अन्य आरोग्य सुविधाएं जैसे कि डायलिसिस, अन्य बीमारियां, उनके ट्रीटमेंट आदि में भी कोई ढिलाई ना होने दें। परंपरागत मेडिकल व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। रेड जोन से ऑरेंज जोन, ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में जिले को ट्रांसफॉर्म करना ही हमारा मंत्र होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को गर्मी और मानसून के चलते मौसमी बीमारियों से सचेत रहने और रणनीति तैयार करने को कहा। कोविड-19 की स्थिति से निपटने को लेकर मुख्यमंत्रियों की तरफ से केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना भी की गई। मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री की ये चौथी बैठक थी। इससे पहले 20 मार्च, 2 अप्रैल और 11 अप्रैल को भी प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया था। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए 24 मार्च से शुरू हुआ देशव्यापी लॉकडाउन
3 मई को खत्म हो रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने कारोबारियों को नुकसान से बचाने, लोगों की परेशानियों को कम करने और आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए कई तरह की भी छूट दी है। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक में 3 मई के बाद लॉकडाउन को खोलने की चर्चा सबसे प्रमुख रही। उसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री चाहते थे कि लॉकडाउन अभी बरकरार रहे, जबकि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों का मानना था कि कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन को खोला जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार का मानना है कि रेड जोन और ऑरेंज जोन लगातार खतरे की स्थिति में बने रहते हैं, तो वहां लॉकडाउन नहीं खुल सकता। लेकिन ग्रीन जोन में लॉकडाउन के साथ साथ सर्विलांस काफी आवश्यक होगा। हालांकि अभी लॉकडाउन की अवधि में 1 हफ्ते का वक्त बाकी है, जिस पे कोई निर्णय लिया जाएगा। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक की और इस बैठक के बाद सभी राज्यों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं केंद्र सरकार के कोविड-19 से निपटने के प्रयासों को लेकर। वहीं इधर इस बैठक में ज्यादातर राज्यों ने ये कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए। कई राज्यों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का सुझाव दिया है। एक म्हणजे आमकां डायरेक्ट उलोवपाची संद नाशिल्ली, कायदूय बी फक्त 9 सिटींग पेपर आशिल्ली, तर आमचे रिप्रेझेंटेशन आमी धाडून दितले। आमचें म्हणणें आसा की लॉकडावन एक्सटेंड करचो, म्हटल्यार इकॉनॉमिकल हे जे आसा एक्टिविटीज जे आसा विदीन द स्टेट इट शूड कंटिन्यू। बॉर्डर विल बी सील, बॉर्डर सील जावपाचे, बॉर्डर सील उरच्यो, देयर इज नो ट्रेन, नो प्लेन, नो पब्लिक देखिए संकट काल चल रहा है और हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में एक ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री मिले हैं जो बहुत दूर दृष्टि रखते हैं, और उसी का परिणाम है कि इस कोरोना रूपी जो महामारी है इससे हम बहुत हद तक अपने आप को बचा पाए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन लेने का जो फैसला लिया बहुत ही अच्छा फैसला और बहुत दूरदर्शी फैसला था, क्योंकि दुनिया के अन्य देशों को आप देखें तो वहाँ हालात बदतर हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारी सरकार केंद्र की प्रोएक्टिव है हमारी सरकार, और इसलिए परिणाम यह है कि हम कहीं ना कहीं अब कोरोना को पराजित करने के कागार पर हैं। You see, in this disease, we are always saying lockdown, social distance. We have to maintain. It is the only way, I tell you, and COVID test. And in the two things we are doing, we are on the job. And as you know, our Honorable Chief Minister has announced, if you are all right, you save your health and save others. ये जो 3 जोन की बात होती है, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन, तो इसके बारे में भी उनकी राय जो थी वो यही थी कि ये फ्लूइड है। जो ग्रीन जोन है ये ऑरेंज बन सकता है, जो ऑरेंज जोन है ये रेड बन सकता है, रेड के अंदर स्थिति और ख़राब हो सकती है। तो ये सोचना कि हम ग्रीन है तो अब कभी कोरोना का प्रभाव ही नहीं आएगा, ये एक गलत सोचना होगा। तो इन जोन्स में भी इनको आगे हमको जीवन शैली कैसे अपनानी है उसके लिए मॉडल तैयार करने का उपयोग करना है। देखिए फिर भी हमारे हिंदुस्तान में 130 करोड़ जहां आबादी है, फिर भी हम जरूर कहेंगे कि हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की राज्य की सरकार, हमारे जो डॉक्टर्स, हमारे सारे प्रतिष्ठान बड़े अच्छा काम किए हैं। नहीं तो जब हम अमेरिका को देखते हैं, यूरोप को देखते हैं, तब पता चलते हैं हम उन लोगों से बहुत आगे निकल चुके हैं, और अगले दिन ये हिंदुस्तान एक मॉडल कंट्री की हैसियत से उभरने की बड़ी संभावना पैदा हो चुके हैं। देश के हर हिस्से में जरूरी सामान पहुंचाने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। इसके लिए रेलवे, एयर इंडिया, एयरफोर्स, डाक विभाग, राज्य और केंद्रीय विभाग, साथ ही स्वयंसेवी संस्थाएं युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। देश में लॉजिस्टिक्स की देखरेख के लिए बनाए गए एम्पावर्ड 5 ग्रुप के संयोजक ने आज बताया कि लॉकडाउन के नियमों के अनुपालन और लॉजिस्टिक्स की देखरेख के लिए सरकार की ओर से गठित एम्पावर्ड ग्रुप 5G देश भर के 58 रूट्स पर 109
पार्सल ट्रेन चलाई जा रही हैं। अगर रेल की गति को देखें तो ये 30 मार्च को 67% से बढ़ाकर 25 अप्रैल तक 76% हो गया है। इसके अलावा IRCTC फिलहाल हर रोज 2.5 लाख जरूरतमंद लोगों को खाना खिला रही है और डाक विभाग ने अब तक 100 मीट्रिक टन दवाइयां पहुंचाने का काम किया है। वहीं ट्रक्स जो दवाइयां और खाद्य सामग्री ले जाने का काम कर रहे हैं, उनकी गति ने भी रफ्तार पकड़ी है और जो 30 मार्च को 46% थी, वही 25 अप्रैल तक बढ़कर 76% हो गई है। इस तरह लॉकडाउन के दौरान बंदरगाहों के कार्य ने भी रफ्तार पकड़ते हुए 70% से बढ़कर 87% तक सेवाएं दी हैं। वहीं मंडी में भी 61% से 79% की गति देखने को मिली है। If you look at trucks moving food and pharma, ये एक important indicator है mobility का. It was about 46% and it has gone up to 76 and it's increasing rapidly. So there has been significant improvement in movement of food and pharma, two of the most essential items. Railways has done a tremendous job also. और अगर आप rakes movement देखेंगे, you will see it has gone up on this date. It was less earlier, from 67% on 30th March to almost 80%. It's closing at 76% as on 25th April. Ports, another critical junction point for logistics, imports, exports. Percentage of traffic handled by ports was at about 70% on 30th March. And in fact, it had gone up even higher, so it's fluctuating between 87 and 90%. So it's almost back to normal. On mandis, which are major places where trade of agricultural produce takes place, it was about 61% on 30th March, and it's almost 80% now. So this is giving you a snapshot of the significant progress made on essential supply chain items. गृह मंत्रालय के मुताबिक लॉकडाउन के बीच जिन गतिविधियों को छूट दी गई है, उसके संचालन में अब तेजी आने लगी है। देश की मंडियों में 80% मंडी अब काम करने लगे हैं और फसल कटाई के साथ मनरेगा में भी मजदूर लौट गए हैं। काम तेजी से चल रहा है। इस वक्त 2 करोड़ मजदूर मनरेगा में काम कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्टियों पर भी मजदूर काम करने लगे हैं और खाद्य प्रसंस्करण इकाई में भी काम शुरू हो चुका है। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने बताया कि महाराष्ट्र और राजस्थान के दौरे पर गई अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम ने राज्य सरकार के साथ मिलकर कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जरूरी सुझाव देना शुरू कर दिया है। IMCT ने पाया कि पुणे में कोविड-19 का डबलिंग रेट 7 दिन है, जो बाकी देश की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा है। और जहां देश में 23 सैंपल पर कोविड पॉजिटिव केस का एवरेज है, वहां पुणे में 9 सैंपल पर कोविड पॉजिटिव केस है। IMCT ने सुझाव दिया है कि हाई रिस्क व्यक्तियों की पहचान तेजी से की जानी चाहिए, टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, सर्वेलेंस बढ़ानी चाहिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी तेजी लानी चाहिए और जिससे कि हम ये कार्य पूरा कर सके। स्लम्स में, बाजारों में और अन्य स्थानों पर जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से नहीं हो पा रहा है, वहां प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराना जरूरी है। स्लम्स में होम क्वारंटाइन के स्थान पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन को बढ़ावा देना जरूरी है। डॉक्टर्स और अन्य पैरामेडिक स्टाफ, पुलिस अधिकारी, आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराने वाले दुकानदार और फल सब्जी के विक्रेता में भी कई लोग के कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ये चिंताजनक है क्योंकि ये लोग प्रतिदिन बहुत से लोगों से संपर्क में आते हैं। IMCT ने सुझाव दिया है कि इन वर्गों में प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ताकि वे अनजाने में ही कोविड संक्रमण के कैरियर या सोर्स ना बने और स्वयं की भी सुरक्षा कर पाए। केंद्र और राज्य सरकारों का पूरा जोर कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के साथ रेड जोन और ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में बदलने पर है। इसके लिए दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं समन्वय के साथ और स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सतर्कता बरत रहा है। इसका अब असर भी देखने को मिल रहा है। कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 22.71% हो गई। Which takes our total confirmed cases
to 27,892. 20,835 पीपल जो हैं वो एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं. पिछले एक दिन में 381 पेशेंट्स आर फाउंड क्योर्ड, जिससे कि हमारा टोटल पर्सन्स हु हैव बीन क्योर्ड द नंबर बिकम 6,184. इसको अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारा रिकवरी रेट 22.17% हो चुका है. एंड द पॉजिटिव न्यूज़ इज कि हम देख रहे हैं कि प्रोग्रेसिवली हमारे रिकवरी रेट में इजाफा हो रहा है, हमारा रिकवरी रेट बढ़ रहा है. 16 डिस्ट्रिक्ट हैं देश के जहां पर कि पिछले 28 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है. इन डिस्ट्रिक्ट्स में 3 नए डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए हैं. अगर आप देखें 24 अप्रैल से अब तक में, वह है गोंदिया महाराष्ट्र में, देवनगेरे कर्नाटक में, लखीसराय बिहार में. इसी के साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट पहले 28 दिन की जिसमें कि पहले केस आए लेकिन 28 दिन से केसेस नहीं आए थे, इससे पहले रिपोर्ट हुई, उनमें से 2 डिस्ट्रिक्ट में नए फ्रेश केसेस भी आए हैं. वह है पीलीभीत उत्तर प्रदेश में और एसपीएस डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंदर. टोटल ऐसे 85 डिस्ट्रिक्ट हैं 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी आईसीएमआर ने सभी राज्यों को रैपिड एंटीबॉडी जांच के लिए संशोधित एडवाइजरी जारी कर दी है. आईसीएमआर ने सभी राज्यों से कहा है इस एडवाइजरी में कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का इस्तेमाल ना करें और इन किट्स को वापस भेजने की बात भी एडवाइजरी में कही गई है. भारत सरकार ने रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट की खरीद को लेकर साफ किया कि आईसीएमआर ने इन किट की आपूर्ति के संबंध में अभी कोई भुगतान नहीं किया है. गौरतलब है कि चीन की 2 कंपनियों गुआंगझो वोनफो और झुहाई लिवजोन डायग्नोस्टिक्स ने भारत में करीब 7 लाख रैपिड टेस्ट किट भेजी थी. इनमें से कई किट्स के नतीजे में गड़बड़ी पाई गई थी. वक्त हो चला है एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे. आप बने रहिए हमारे साथ. भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक आयोजन से लेकर खेलकूद की गतिविधियों से दूर रहें। संभव हो तो वर्क एट होम करें। काम के दौरान सहकर्मियों से 1 मीटर की दूरी बनाएं और गैर जरूरी यात्राओं से बचें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका. आइए रुक करते हैं अगली खबर का. और अब बात कर लेते हैं देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की. तो अभी तक भारत में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या 28,000 के पार पहुंच चुकी है. साथ ही इसमें 21,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं. आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 1,400 के करीब नए मामले सामने आए हैं और अब तक 6,361 लोग इस संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं. वहीं मरने वालों की संख्या 888 हो गई है और पिछले 24 घंटे में 62 लोगों की जान कोविड-19 से गई है. वहीं अगर राज्यवार हम कोविड-19 के असर की बात करें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोविड-19 का असर देखने को मिल रहा है. महाराष्ट्र में 8,000 से ज्यादा कोविड-19 के मामले सामने आए हैं और 1,000 से ज्यादा लोग यहां ठीक भी हुए हैं, जबकि 342 लोगों की राज्य में मौत हुई है. बात करते हैं गुजरात की. गुजरात में अब तक 3,300 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 300 से ज्यादा लोग यहां ठीक भी हुए हैं. हालांकि 150 से ज्यादा लोगों की गुजरात में मौत हुई है. दिल्ली की बात करें तो यहां करीब 3,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं. वहीं 54 लोगों की यहां पर मौत हुई है. तो 850 से ज्यादा लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं. राजस्थान में 2,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और 41 लोगों की यहां पर मौत हुई है, जबकि 500 से ज्यादा लोग राजस्थान में कोविड-19 से ठीक भी हुए हैं. बात मध्य प्रदेश की कर लें तो यहां पर 2,100 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं. वहीं 300 से ज्यादा लोग एमपी में ठीक हो गए हैं और 100 से ज्यादा लोगों की मौत यहां कोविड-19 से हुई है. और आइए अब नजर डालते हैं कि दुनिया में कोरोना वायरस की क्या स्थिति है. इस वक्त पूरे विश्व में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3,05,000 हो चुकी है, जबकि मरने वालों की संख्या 2,07,000 पर पहुंच गई है.
सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। तो सबसे अधिक 9,87,000 से ज्यादा कोरोना के मामले यहां सामने आए और 55,000 से ज्यादा लोगों की यहां मौत हुई है। इटली में 1,97,000 से अधिक मामले और 26,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। स्पेन की बात करें तो यहां अब तक 2,26,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 23,000 से ज्यादा लोगों की यहां मौत हो गई है। वहीं फ्रांस में 1,62,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 22,800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जर्मनी का रुख करें तो यहां 1,57,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और अभी तक करीब 6,000 लोगों की कोविड-19 से जान गई है। देश को कोविड-19 महामारी से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन का फैसला लिया और इस लॉकडाउन में सबसे बड़ी चुनौती थी गरीबों की, उनका पेट भरने की। लेकिन इस जिम्मेदारी को भी केंद्र सरकार ने बखूबी निभाया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लाभार्थियों को 3 महीने तक 5 किलो अनाज हर महीने मुफ्त देने के फैसले के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को 3 महीने के लिए 106 लाख मीट्रिक टन चावल और 15 लाख मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन कर चुकी है। सभी राज्यों ने अब तक 51,54,000 मीट्रिक टन अनाज ले लिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 20 करोड़ लाभार्थी परिवारों को 3 महीने तक 1 किलो दाल मुफ्त देने का भी फैसला सरकार ने लिया था, जिसके तहत 5,88,000 टन दाल आवंटित की गई है और इसमें से 62,000 टन दाल सभी राज्यों को मिल चुकी है। देश में 5,35,000 राशन की दुकानें हैं, जो इस वक्त लोगों को राशन बांटने के लिहाज से लाइफलाइन की तरह काम कर रही है। इसके अलावा ओपन मार्केट सेल योजना के तहत FCI ने लॉकडाउन से अब तक 4,33,000 टन गेहूं और 4,71,000 टन चावल मुहैया करवाया है। वहीं राहत केंद्र, लंगर चला रहे NGO और स्वयंसेवी संस्थाओं को अब तक 21 रुपए प्रति किलो की दर से 117 टन गेहूं और 22 रुपए प्रति किलो की दर से 1870 टन चावल दिया गया है। देश में इस साल 407 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य रखा गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 66 लाख टन ज्यादा है। पंजाब में गेहूं की 35 लाख टन से अधिक की खरीद हो चुकी है। हरियाणा में गेहूं की खरीद अब तक 14 लाख टन से अधिक हो गई है। मध्य प्रदेश में 12,35,000 टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। वही बात धान की खरीद की करें तो अब तक कुल 620 लाख टन की खरीद धान की हो चुकी है। इसमें पंजाब में 162 लाख टन, हरियाणा में 64 लाख टन, छत्तीसगढ़ में 58 लाख टन और तेलंगाना में 56 लाख टन की खरीद हो चुकी है। लॉकडाउन के बीच हवाई यात्रा पूरी तरह से बंद है और हवाई अड्डे सूने पड़े हैं, लेकिन इन सब के बीच लाइफलाइन उड़ान सेवा के तहत देश के दूर दराज के इलाकों में चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और जरूरी सामान पहुंचाने के लिए कई उड़ानें भरी जा रही हैं। नागर विमानन उड्डयन मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही लाइफलाइन उड़ान सेवा के तहत 684 टन जरूरी सामान, चिकित्सा उपकरण और दवाइयां दूर दराज के इलाकों में पहुंचाई गई हैं। लाइफलाइन उड़ान सेवा के तहत अब तक 3,50,000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय कर ली गई है। इसके तहत अब तक 383 विमानों को संचालित किया गया है, जिसमें एयर इंडिया, अलायंस एयर, इंडियन एयरफोर्स और प्राइवेट कैरियर्स शामिल हैं। पवन हंस लिमिटेड सहित दूसरी हेलीकॉप्टर सेवाओं से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, द्वीप समूहों और पूर्वोत्तर के इलाकों में आवश्यक चिकित्सा सामग्री पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही रोगियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने का काम किया जा रहा है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स ने 6,000 किलोमीटर की दूरी तय करके करीब 2 टन से ज्यादा के सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए हैं। इन कार्गो में बड़ी मात्रा में चिकित्सा उपकरण, परीक्षण किट, मास्क और दस्ताने शामिल हैं। एयर इंडिया और भारतीय वायुसेना जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर और दूसरे द्वीप क्षेत्रों में चिकित्सा उपकरण पहुंचाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं घरेलू कार्गो ऑपरेटर्स स्पाइस जेट, ब्लू डार्ट और इंडिगो वाणिज्यिक आधार पर कार्गो उड़ानें संचालित कर रहे हैं।
कोविड-19 ने न केवल हमारे पारंपरिक, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं में बाधा उत्पन्न किया है, बल्कि हमारी शैक्षणिक और आर्थिक गतिविधियों में भी रुकावट डाली है। ये तमाम बातें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कही अपने एक लेख में। सभी भाषाओं के दैनिक समाचार पत्रों में अपने लेख के जरिए उन्होंने इन चुनौतियों से निपटने के लिए सभी का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि विश्व के दूसरे देशों की तरह भारत ने भी देशव्यापी लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, निजी स्वच्छता जैसे उपायों से कोरोना के प्रसार को रोकने की कोशिश की है। जहां जहां इन उपायों का पालन किया गया है, वहां पर रोगियों की संख्या और मृत्यु दर में कमी दर्ज की गई है। इसके विपरीत जहां इन उपायों का उल्लंघन या उनके पालन में ढिलाई बरती गई है, वहां पर रोगियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि कुछ लोगों और संगठन की गलती की वजह से पूरे समुदाय को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग हमारे सामुदायिक जीवन के साझा उल्लास की भावना के विपरीत है, लेकिन हमें मजबूरन ये मार्ग अपनाना पड़ा है, क्योंकि इसके अलावा इस घातक वायरस के संक्रमण को सीमित करने का कोई और विकल्प नहीं है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सभी को इस महामारी की प्रकृति और उसके निदान के लिए सावधानियों को समझना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन पर हमले हो रहे हैं जो खुद के संक्रमित होने की परवाह किए बगैर गंभीर खतरा मोल ले रहे हैं। भारत जैसे देश में ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां चिकित्सकों को आदर की दृष्टि से देखा जाता रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए लाए गए कानून के लिए उपराष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि सभी को सामुदायिक व्यवहार को बदलने के लिए समयानुकूल लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, तभी हम कोरोना के विरुद्ध अपने अभियान को प्रभावी रूप से जारी रख सकते हैं। रमजान के पवित्र माह की मुबारकबाद देते हुए उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि लोग अपने घरों में ही रहकर इबादत करेंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यही समय है जब हम अपने संकल्प और प्रयासों में एकता दिखाएं, वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए परस्पर दूरी बनाए रखें। हर स्तर पर एकता और सतर्कता ही हमें इस आपदा से सफलतापूर्वक उबार सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु कम करने की कोई योजना नहीं है। केंद्र सरकार ने इस खबर को सिरे से खारिज किया है, जिसमें सेवानिवृत्ति की आयु को घटाकर 50 साल करने के प्रस्ताव की बात कही गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ना तो सेवानिवृत्ति की उम्र घटाने के लिए कोई पहल की गई है और ना ही सरकार के स्तर पर ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ तत्व बार बार सोशल मीडिया पर गलत जानकारियां फैला रहे हैं। इनके पीछे सरकारी स्रोतों या DOPNT का हवाला दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर बार हितधारकों के बीच भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए त्वरित खंडन जारी किया जाता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस समय देश कोरोना वायरस संकट से गुजर रहा है, उस समय कुछ तत्व और निहित स्वार्थी लोग मीडिया में कहानी गढ़कर सरकार के अच्छे कामों का महत्व कम करने की कोशिश करते हैं। आयकर विभाग ने कोविड-19 की वजह से आर्थिक प्रभावों को कम करने वाली भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों की कथित रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। आयकर विभाग का कहना है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने IRS एसोसिएशन या उसके अधिकारियों को इस तरह की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कभी कहा ही नहीं था। इनकम टैक्स विभाग ने ट्विटर पर कहा कि ऐसा करना सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन है और इस मामले में जरूरी जांच शुरू की जा रही है। कोविड-19 की वजह से पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों के कारण कुछ म्यूचुअल फंड्स पर रिडम्पशन यानी बिकवाली का दबाव भी आया है। म्यूचुअल फंड्स को इस दबाव से उबारने के लिए RBI ने 50,000 करोड़ के स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी यानी विशेष नकद सुविधा का ऐलान कर दिया है। बैंक इस सुविधा का लाभ 27 अप्रैल से लेकर 11 मई 2020 तक उठा सकते हैं। इस रकम का इस्तेमाल केवल म्यूचुअल फंड्स की नकद की जरूरत को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
बैंक म्यूचुअल फंड को ये राशि साधारण कर्ज के रूप में या इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, डिबेंचर्स या डिपॉजिट सर्टिफिकेट को गिरवी रखकर भी दे सकते हैं। आरबीआई ने दोहराया है कि वो कोविड-19 से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने और बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है और जब भी जरूरत पड़ेगी वो हर संभव कदम उठाएगा। आपको बता दें कि गुरुवार को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपने 6 म्यूचुअल फंड स्कीम को बंद कर दिया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए लगातार राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।